इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग का मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें हम बायसिंग को बताएंगे और इसके बाद इस पोटेंशियल डिवाइडर बायस का सर्किट बनाएंगे। देखेंगे किस तरीके से पोटेंशियल डिवाइडर को हम यूज कर रहे हैं। इस सर्किट का फिर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे। उसके लिए किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखेंगे और वहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद हम स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। वहाँ से उसके बाद हम उसकी एडवांटेज बताएंगे क्यों ये सर्किट यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर के आउटपुट करैक्टरिस्टिक में जो लोड लाइन खींची है उसके ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेसेंट पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए और मिडिल में रखने के लिए हमें बायसिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। बायसिंग सर्किट में आपका फिक्स्ड बायस जिसमें बेस करंट फिक्स्ड है या कलेक्टर फीडबैक बायस, ये मेथड है। इसके अलावा एक उससे भी अच्छा मेथड है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो यहाँ हम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है? देखिए, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है कि दो रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम उनमें पोटेंशियल का डिवीजन कर दें, या ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक VCC लगा दी हमने और दो रेजिस्टेंस लगाए R1 और R2। तो इन दोनों को हमने चूँकि सीरीज में लगाया है तो इनके थ्रू पोटेंशियल का डिवीजन होगा। तो यहाँ जितना पोटेंशियल होगा इसको ही हम यूज करेंगे, किसमें? उस सर्किट के बेस में। तो यहाँ हम ट्रांजिस्टर लगा देंगे और ये ट्रांजिस्टर का बेस होगा, ये कलेक्टर और ये इमीटर। क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं इसलिए एरो का साइन बाहर की तरफ होगा। एक रेजिस्टेंस हम इसमें यहाँ इमीटर पर भी लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली इसकी स्टेबिलिटी को ही इंक्रीज करता है। यहाँ हम ग्राउंड लगा देते हैं, क्योंकि ये भी ग्राउंड है तो इसे हम इस सर्किट को इस ढंग से भी कह देते हैं कि यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ VCC देखिए, यहाँ भी हमें क्या लगाना है? एक कलेक्टर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस लगाना है और यहाँ फिर इसे VCC देनी है। क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है तो प्लस VCC लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इस VCC को भी हम इससे ही कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा सर्किट क्या बन गया है? ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट बना। इसका रेजिस्टेंस का नाम हमने कह दिया R1 और इस रेजिस्टेंस का नाम हमने कहा R2, जो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस को हमने कहा RE और इस रेजिस्टेंस को कहा RC। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का सर्किट है। यहाँ से हम इनपुट लेंगे और यहाँ से हम ये आउटपुट लेंगे। तो ये इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का सर्किट। अब इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? थेवेनिन थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये जो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है इसे हम दोबारा से बनाते हैं ताकि हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकें। अब देखिए, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर बायस है इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक R2 है, जहाँ से हमें क्या लेना है? जहाँ से हमें आउटपुट लेना है, जिसको हम बेस में देंगे और ये ग्राउंड होगा। तो इसका मतलब ये ही इसका दो टर्मिनल से जो कनेक्ट होने हैं। ये R2 है। R1 को हम ऊपर ना बना के इधर बना सकते हैं R1, और एक्चुअली हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने क्या दे दिया? ये हमने VCC दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली ये है, इतना है। तो इसका मतलब इसे हम थेवेनिन का 2 टर्मिनल नेटवर्क मान सकते हैं। बस इसी का सहारा लेके हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो जाएगा एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, एक VTH और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये थेवेनिन थ्योरम में अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस पूरे सर्किट, ये अंदर जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट इतना ही बन जाएगा, VTH और RTH। अब आपके देखेंगे VTH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? VTH जो थेवेनिन वोल्टेज की डेफिनेशन से निकलेगा, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज मतलब यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी? तो यहाँ पर देखिए कितनी वोल्टेज आएगी। इसमें जो करंट होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसमें करंट कहूँ कितना होगा? इसमें जो आने वाला करंट है वो I है, I इंटू R2। I की वैल्यू कितनी होगी? ये VCC वोल्टेज है, R1 R2 सीरीज में लगा हुआ है, तो ये होगा VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2।
इसका मतलब वी टी एच की वैल्यू जाती है R2 अपॉन R1 प्लस R2 वी सी सी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है आर टी एच निकालते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स when sources are replaced with their internal impedances। यहाँ चूंकि इम्पिडेंस की बात ही नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंसेज। तो इसका मतलब इस सर्किट को हम दोबारा बनाएंगे किसके साथ? जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिया नहीं हुआ, या कह सकते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। तो इसको हम शॉर्ट करने के बाद सर्किट को दोबारा से बनाएंगे और तब उसका RTH निकालेंगे। सर्किट को अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो यहाँ ये R1 है, यहाँ R2 है, यहीं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ये जो वोल्टेज सोर्स था इसको मैंने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 0 है उससे रिप्लेस कर दिया है, मतलब वायर से रिप्लेस कर दिया और इससे यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसे मैं कहूँगा RTH। इस समय देखिए यहाँ R1 R2 किस में है? ये R1 पैरेलल में R2 के साथ है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 RTH। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट था उस सर्किट में, इस ओरिजिनल सर्किट में हम ये वाला सर्किट लगाने के बाद इसे फिर से बनाते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट को लगा देंगे, पोटेंशियल डिवाइडर बायस का थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट था ये था कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसे उसका बेस है, ये कलेक्टर है और ये उसका इमीटर है। ये उसका बेस है, ये उसका कलेक्टर है और ये उसका इमीटर है। इमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? ग्राउंड है। कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किससे किया हुआ? ये हमने किया हुआ VCC से, यानी कि प्लस VCC से, इसका नाम है RC। अब यहाँ पर हमने क्या था? हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? उसे चेंज कर दिया। किसके साथ? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में एक हमारे पास क्या है? थेवेनिन वोल्टेज है, जिसे हम कह रहे हैं VTH, और जिसकी वैल्यू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 VCC। ठीक है, ये क्या है? ये VTH है। इसके बाद एक क्या है? RTH है, और उसके साथ ये टर्मिनल्स आ गए। तो इस तरीके से ये सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। ये वैल्यू कितनी? ये क्या है? ये है RTH, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका RTH हो जाता है। तो ये RTH है और ये आपका कितना है? ये VTH है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम RE कह रहे थे। तो ये इस तरीके से। अब हम क्या लगाएंगे? इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम इनमें देखते हैं करंट कितने कितने हैं। यहाँ देखिए इसमें करंट है IC, बेस में कितनी करंट है? बेस में करंट है IB। इसका मतलब यहाँ जो करंट होगी वो कितनी होगी? IE होगी, और जो करंट IB प्लस IC होगी। अब अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ देखिए VTH विल बी इक्वल टू IB RTH प्लस VBE बेस इमीटर फॉरवर्ड जंक्शन ड्रॉप प्लस IB प्लस IC इंटू RE। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इसमें देखिए अगर इसमें मैं इसे नेगलेक्ट कर दूं, तो अगर मैं इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये काफ़ी कम होगा इसके मुकाबले में। तो ये हो जाएगा VTH इक्वल टू IB कितना? RTH प्लस RE प्लस IC इंटू RE। तो यहाँ हम IB की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। तो IB की वैल्यू रहती है IB इक्वल टू कितने? VTH माइनस ICRE अपॉन RTH प्लस RE।
दूसरा, अगर मैं आउटपुट सर्किट पर लूँ तो आउटपुट सर्किट पर देखिए कितना है, VCC यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है और ये हो जाएगी ICRE VCE, और ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद तो इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाएं अगर, तो किरचॉफ लॉ अगर आउटपुट सर्किट में लगाएं तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, कितनी, ये इक्वेशन हो जाएगी VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IC प्लस IB इंटू RE। यहाँ देखिए ये जो IC प्लस IB है, ये IB IC के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो हम इसे IB को कह सकते हैं कि IB इज वेरी मच लेस देन IC, तो ये VCC इक्वल टू हो जाएगा ICRC प्लस VCE प्लस ICRE, या इसे एक लाइन और लिख सकता हूँ कि VCC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ICRC प्लस RE प्लस VCE। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो जाती है, एक इक्वेशन ये है हमारे पास इनपुट के लिए और एक इक्वेशन ये है ये आउटपुट के लिए। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। अब हम इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर ये है S इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा DIB ओवर DIC। अब ऊपर जो इक्वेशन है उसे फिर से लिख लेते हैं। ऊपर इक्वेशन क्या है, ऊपर इक्वेशन ये है VTH इक्वल टू IB RTH प्लस RE प्लस IC इंटू RE। तो इसको दोबारा से देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू IC, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा DIB ओवर DIC कितना RTH प्लस RE प्लस RE। तो देखिए यहाँ DIB ओवर DIC ये कितना हो जाएगा, माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE। अब यहाँ एक्सप्रेशन में रख देंगे कि S इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये S इक्वल टू हो जाता है, तो देखिए यहाँ S इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू रख देंगे, ये कितनी है RE अपॉन RTH प्लस RE, और ये माइनस साइन है, इसका मतलब ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा RE अपॉन RTH प्लस RE। इसे हम फिर से लिख देंगे, तो S इक्वल टू हो जाता है कितना, बीटा प्लस 1 प्लस बीटा 1 अपॉन 1 प्लस RTH अपॉन RE। अब देखिए, अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। अब इसे देखते हैं, गुड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। गुड स्टेबिलिटी का मतलब है लो स्टेबिलिटी फैक्टर। ये क्यों है, क्योंकि S जो होता है वो होता है DIC ओवर DICO, मतलब कलेक्टर करंट, और ये कितना है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, या कह सकते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट पर यूनिट चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जितना चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में कलेक्टर करंट जितना कम चेंज होगा, जितने कम टाइम चेंज होगा, उसे हम उसने ही ये स्टेबिलिटी अच्छा कहेंगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। तो कैसे, गुड स्टेबिलिटी का मतलब है लो स्टेबिलिटी फैक्टर। अब आपको इस फैक्टर को लो करना है, तो ये बीटा प्लस 1। तो देखिए ये जो फैक्टर है ये कितना हो सकता है, इस फैक्टर को हम जितना कम करेंगे
उतना ही ये वैल्यू ज़्यादा आएगी नीचे डिनोमिनेटर, उतना ही ये फैक्टर कम होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आर टी एच अपॉन आर ई सो टेंड टू कितना 0, या कह सकते हैं कितना, आर टी एच की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, और आर ई को हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा एज मच पॉसिबल। तो ये अगर हम इसको आर टी एच अपॉन आर ई को टेंस टू 0 कर देंगे तो ये एक लिमिट हो गई। तो आर ई को इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा, ये एक्चुअली सर्किट में निगेटिव फीडबैक दे रहा। तो नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब क्या है कि ये गेन को रिड्यूस कर देगा। तो स्टेबिलिटी तो देगा, इसको बढ़ाने से स्टेबिलिटी आएगी, बट इसको बढ़ाने से नेगेटिव फीडबैक बढ़ेगा और उस एम्पलीफायर का गेन ही डिक्रीज होगा। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम आर ई को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये जो स्टेबिलिटी है अच्छी होगी, बट हमारा गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट हुई ये कितनी होगी, तो S की जो लिमिट होगी ये एक्चुअली कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी स्टेबिलिटी है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम कह सकते हैं S को हम कितना रखते हैं, ये 10 के आसपास रखते हैं। यहाँ हम RTH या कह सकते हैं जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, या कह सकते हैं R1 R2 की वैल्यू को और RE को डिफाइन करके, या कह सकते हैं RE को चेंज करके हम स्टेबिलिटी फैक्टर को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम RTH और RE को वेरी करके सर्किट को जितना चाहे उतना स्टेबल बना सकते हैं। यही इस सर्किट की एडवांटेज है कि ये इस सर्किट के एडवांटेज हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेज अगर मैं कहूँ तो एडवांटेज इसकी यही है कि ये हाई स्टेबिलिटी एंड लो स्टेबिलिटी फैक्टर, एक ही चीज़ है, दो तरीके से कहने का तरीका है। हालांकि इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी उसके मुकाबले में, फिक्स बायस और कलेक्टर फीडबैक बायस के मुकाबले में, तो ये इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का डिटेल डिस्कशन किया है। थैंक यू।